हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस क्रैश कोर्स। आज से हम लोग अपने क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और पहली क्लास जो है वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ 2-4 क्लासेस होंगी शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाकी टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। और क्रैश कोर्स में हमारा जो है मतलब इसका ये है कि हम लोग चीज़ें सारी कवर करेंगे बट शॉर्ट वे में। ठीक है, उतनी डिटेल में उतना डिस्कशन जितना हम लोग डिटेल्ड कोर्सेज में करते थे उतना नहीं करेंगे। हमारा जो नज़रिया है वहाँ पर ये है कि हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएं कम टाइम में, क्योंकि हमारे पास अब जो एग्जाम है उसके मात्र 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा अब से कि हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बहुत जल्दी जल्दी से तो नहीं, बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए, बट एक कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आज से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। और यहां से हम लोग देखो अब मैं क्या करूंगा, जो बेसिक्स होंगी उसको मैं सिर्फ बोल के थोड़ा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। जो चीजें लिखने वाली होंगी वो बोर्ड पे लिखूंगा, जो चीजें आपको समझाने वाली होंगी समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बना के चलना साथ में। ठीक है, जो जो बोलूं वो नोट करते हुए चलना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जो बेसिक्स होंगे वो मैं बताने का प्रयास करते हुए चलूंगा ताकि चीजें जो हैं वो क्लियर होती चलें। तो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहां से होती है? क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत बहुत पीछे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से होती थी, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था वहीं से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या देखते थे हम कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी होती है, और ब्लैक बॉडी होती क्या बेसिकली, ब्लैक बॉडी एक तरह की बॉडी होती है जिसमें जो है जितनी रेडिएशन डाल दें वो सारी की सारी उस रेडिएशन को अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, और किरचॉफ ने बोला था कि जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है ना, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन लेती है उतनी ही इमिट भी करती है। यानी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर जो होता है वो परफेक्ट इमिटर भी होता है। यहां से ब्लैक बॉडी की शुरुआत हुई थी। अब इसमें एक छोटी छोटी सी चीजें आती हैं कि हमारे पास जब भी हम जो हमारे पास एक कर्व प्लॉट करते हैं, इसमें कर्व किसका होता है? हमारे पास एक एनर्जी की टर्म से बोल दें यू लैम्डा डी लैम्डा। अगर हम एनर्जी की टर्म ले, एनर्जी है इन द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और उसके साथ में हम लैम्डा का कर्व प्लॉट करें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कर्व आता था वो कुछ इस तरह से आता है हमारे पास, है ना, इस तरह का हमारे पास कर्व आता है ये। ठीक है, इस तरह का कर्व आता था, और इस कर्व का मतलब क्या होता था कि हमारे पास ये जो कर्व है, सपोज अगर हम कम टेम्परेचर की बात करेंगे, हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे, तो ये कर्व कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता था। और जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास लो टेम्परेचर, ये मान लो T1 है और ये T2 है, तो T1 इज लेस देन T2। और यहां पर हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम है ना, यहां पर हमारे पास क्या है? लैम्डा मैक्सिमम। अर्थात लैम्डा मैक्सिमम जो था, ये हमारे पास टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ा, लेकिन लैम्डा मैक्सिमम जो है, लैम्डा मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू तो कम होगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू तो कम होगी। अर्थात यहां से हमारे पास एक लॉ जो आया दैट इज लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी, या लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। लैम्डा मिनिमम सॉरी मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सिर्फ लॉ है, इसका कोई ये बेसिकली थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हम किस तरह से इसको प्रूफ करें, बट ऑब्जर्वेशन से हमारे पास ये लॉ आया। उसी टाइम पर एक दूसरा लॉ आया जिसको हमने बोला स्टीफन्स लॉ। इसको हमने क्या बोला? स्टीफन्स लॉ। और स्टीफन्स लॉ ने क्या बोला? स्टीफन्स लॉ ने बोला कि हमारे पास जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसमें जो एनर्जी है, सपोज दैट एनर्जी लिखी हमने सिग्मा से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये रेडिएशन इमिटर की बात है कि जितनी ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन इमिट होगी, वो भी पावर 4 के हिसाब से। तो ये जो दो लॉ थे वो बेसिक लॉ थे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, बट इस कर्व का एक्सप्लेनेशन किसी भी लॉ से नहीं हो पा रहा था कि ये कर्व इसी तरीके का क्यों आ रहा है। इस मैक्सिमम का तो यहां से डिस्क्रिप्शन है कि मैक्सिमम जो हमारे पास वेवलेंथ है वो घट रही है हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, बट इस पैटर्न में ही कर्व या इस पर्टिकुलर सपोज हमने एक पर्टिकुलर इसमें लैम्डा चूज किया, सपोज ये लैम्डा चूज किया, तो इस लैम्डा
लैम्डा पर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितनी एनर्जी है ना? ये जो एनर्जी दैट इज द टोटल एनर्जी इन द कर्व, दैट इज द टोटल एनर्जी इन द कर्व। तो टोटल एनर्जी की प्रेडिक्शन हम बोल पा रहे हैं, लैम्डा मैक्सिमम की प्रेडिक्शन बोल पा रहे हैं, बट किसी जनरल लैम्डा या किसी जनरल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो उसके एक्सप्लेनेशन को देने के लिए वहां पर दो वैज्ञानिक आए जिनको रैले और जीन्स के नाम से जाना था। उन्होंने दिया रैले जीन्स लॉ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक कैविटी टाइप में लिया, एक बड़ा सा डब्बा टाइप में लिया और उसमें उन्होंने रेडिएशन डाली, उसको ब्लैक बॉडी बनाया। और उसमें जब रेडिएशन डाली तो उसमें ना स्टैंडिंग, जब टकरा के इधर उधर जाएगी तो उसमें स्टैंडिंग वेव्स बनी। और उन स्टैंडिंग वेव्स के हिसाब से उन्होंने बोला कि उन स्टैंडिंग वेव्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उसको उनकी एनर्जी से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब वेव्स की नंबर इनटू हमारे पास एनर्जी आएगी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टोटल एनर्जी है एक पर्टिकुलर न्यू के करस्पॉन्डिंग, मतलब हमारे पास क्या था, एक इस तरह से डब्बा लिया, ठीक है, उसमें स्टैंडिंग वेव्स इस तरह से बनी है ना, इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स बनी, इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स बनी। और उन्होंने बोला कि हमने सपोज दैट एक फ्रीक्वेंसी रेंज लिया, एक वेवलेंथ रेंज ली फ्रॉम न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, एक छोटी सी रेंज ली और इस रेंज में हमने कैलकुलेट किया कितनी स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। उनकी जो नंबर आता है उसको हम लोग कुछ इस तरह से दे दिया, जी न्यू डी न्यू, है ना। दिस नंबर इज अराउंड 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू डी न्यू, है ना। इतनी डी न्यू रेंज में हमारे पास इतनी वेव्स आई, इतनी नंबर ऑफ वेव्स आई, और एक वेव की जो एनर्जी थी उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास टोटल एनर्जी एक पर्टिकुलर न्यू, सपोज दैट एक पर्टिकुलर लैम्डा बोल रहे हैं, न्यू बोल लो, क्योंकि न्यू क्या है हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो आप लैम्डा के टर्म्स में बात करें या न्यू के टर्म्स में बात करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर न्यू बोल रहा हूं लैम्डा बोल रहा हूं बात सेम, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक पर्टिकुलर लैम्डा या एक पर्टिकुलर किसी भी, मतलब इस पूरे कर्व में हमारे पास कर्व क्या है, ये कर्व है ना, इस तरह का कर्व है हमारे पास। तो किसी पर्टिकुलर लैम्डा पर, किसी भी पर्टिकुलर लैम्डा पर हमें नहीं पता था एनर्जी कितनी मिल रही है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सारी जो चर्चा है वो कर रहा हूं कि हमारे पास इतना हमने नंबर ऑफ वेव्स निकाली उस पर्टिकुलर रेंज में, मतलब हमने कोई यहां पर सपोज लैम्डा या न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, हमने एक एलिमेंट लिया, उसमें देखिए कितनी हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, इनटू उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी रेंज में क्या एनर्जी है वो हमारे पास आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो मेथड। सबसे पहले जो रेले जीन्स ने किया, रेले जीन्स ने क्लासिकली इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया और वो जो एनर्जी आई दैट इज केटी आई। वो क्या आई? केटी, एक वेव की एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको यू न्यू डी न्यू से लिखा रहे हैं, इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, दिस इज द एनर्जी। क्या आ जाएगा यहां से, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू के टी इंटू डी न्यू, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर न्यू। और बोल सकते हैं कि एक रेंज में न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, अगर आप डी न्यू हटा दो तो एक पर्टिकुलर न्यू के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी मिलेगी मेरे पास, एक पर्टिकुलर न्यू के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी मिलेगी। अर्थात हमने देख लिया, हमारे पास सॉल्यूशन मिला कि हमारे पास अगर एक न्यू हमारे पास है तो हमें इतनी इस कर्व में हमारे पास इतनी एनर्जी किसी भी न्यू पे, आप देखो ये कर्व आप लैम्डा और न्यू और यून्यू में प्लॉट करो या लैम्डा और डी लैम्डा में प्लॉट करो, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन बिल्कुल वही है ना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो वास्तविकता में बात ये आई कि हमारे पास अगर न्यू और यून्यू में ये कर्व आ रहा है और रिलेशन ये आ रहा है तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे यून्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, बट इस कर्व में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आपके पास y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का कर्व आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा, बट ये कर्व कुछ इस तरह का आ रहा है। इनिशियली तो ठीक ठीक शुरुआत हो रही है बट बाद में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब क्या है, हमें इस बात को इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो रेले जीन्स ने में दिया। ये किसने दिया? रेले जीन्स नहीं दिया, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कर्व ये आ रहा है और इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये बन रहा है, तो वहां पे ना थोड़े से सुधार हुए। जो रेले जीन्स ने कैलकुलेट किया था वो क्लासिकली कैलकुलेट किया था, तो वहां पर एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक ही बोल सकते हैं एक तरह से, क्वांटम मैकेनिक्स से जो करता धरता है, मतलब एक उन्होंने चिंगारी सी लगा दी थी। सुनना कैसे, कि हमारे पास जो ये एनर्जी आई है, दिस एनर्जी, इसका कर्व हमारे पास इस तरह का बनेगा, बट बनना इस तरह का चाहिए। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, आपने जब ये एनर्जी की कैलकुलेशन करी है, जो आपके पास केटी आया ना, आप उसकी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आप जब उसको क्लासिकली कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच की सारी एनर्जीज कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हो। यहां पे न्यू है, यहां पे न्यू प्लस डी न्यू, एक छोटी सी रेंज डी न्यू है, आप इसके बीच की सारी एनर्जीज ले रहे हो, बट ऐसा नहीं होगा। देखो मैक्स प्लैंक के पास भी ना एक कोई
इस चीज को बोलने का प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप सारी एनर्जी मत लो। उन्होंने एक तुक्का लगाया, एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे पास, आप एक काम करो, उनके बीच की कुछ लिमिटेड एनर्जी लो। जब आप इनके बीच की डिस्क्रीट एनर्जीज लोगे, मतलब जो इसको फॉलो करें, एन एच न्यू को, उन्होंने कहा ऐसी आप एनर्जीज लो जो एन एच न्यू को, मतलब एन के करस्पॉन्डिंग 1 रखोगे तो एच न्यू एनर्जी ले लो, फिर 2h न्यू ले लो, फिर 3h न्यू ले लो। जहां पे h क्या है, h को उन्होंने कांस्टेंट दिया, उसकी वैल्यू उस टाइम तक नहीं थी, बट उन्होंने कांस्टेंट का नाम दिया, बोलते मैक्स प्लैंक, मतलब प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट टाइम फ्रीक्वेंसी, अगर आप इतनी एनर्जीज लेते हो तो हमारे पास तब काम बन जाना चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करी, जो कि हमारे पास kT आई थी। बट उस टाइम पे जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो वो आया हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया हमारे पास। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। जो एनर्जी आई वो आई हमारे पास एच न्यू बाई ई पे पावर एच न्यू बाई KT -1, ये एवरेज एनर्जी आई। और उसको जब इन्होंने इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये जो कर्व है ना, वो बहुत सही बैठा है, इस पे बहुत सही बैठा। बट उन्होंने ये चीज जो ली थी NH न्यू, उसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनके पास। वो ऐसे नहीं बोल पा रहे थे कि ऐसा क्यों, मतलब उनके पास कोई रीजन नहीं था इसको देने का कि आप डिस्क्रीट एनर्जीज क्यों ले रहे हो। बट आगे चल के ये चीज हमारे थोड़ी धीरे धीरे समझ आने लगी कि जो मैक्स प्लैंक ने अजम्पशन लिया था वो सही लिया था। वास्तविकता में जो एनर्जीज होती है वो डिस्क्रीट हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लाइट को एज अ वेव मान के चलेंगे तो हम ये अजम्पशन नहीं ले पाएंगे, तो हमें सिर्फ यही अजम्पशन लेना पड़ेगा। बट लाइट को अगर हम एज अ पार्टिकल मानेंगे तो हम एक पर्टिकुलर पैकेट की, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी NH न्यू से ले सकते हैं। धीरे धीरे यहां से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई। जब क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो गई तो उसके धीरे धीरे क्लैरिफिकेशंस आने लगे। क्लैरिफिकेशंस के लिए दो बहुत बड़े नाम सामने आते हैं, एक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना जो भी मैंने बताया है, और ये सारी चीजें जो एक्सप्रेशंस हैं वो डायरेक्टली लिख लेना। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशंस मैंने लिखाए हैं इस तरह से, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं कर पाएंगे, बट शॉर्ट में सारी चीजें जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको भी मैं क्लियर कराऊंगा, बट शॉर्ट में। ठीक है, बाकी चीजें अपन साथ में करते रहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें जो अगली चर्चा करते हैं वो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रूफ था फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स की। हमारे पास पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली पार्टिकल नेचर को सत्यापित करती है ना। तो पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा जो एक्सपेरिमेंट सामने आया, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होती है इसकी बारीकियां, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, इसमें हमारे पास सिंपल सा एक चैम्बर था, इस तरह से एक चैम्बर था। ठीक है, उसमें कुछ दो प्लेट्स लगी हुई थी इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से वो कनेक्टेड था सर्किट से। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से बल्ब भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये प्लेट है, और यहाँ से हमारे पास जब इस पर रेडिएशन पड़ती है आकर के, तो होता क्या है, हमारे पास अगर इस प्लेट पर रेडिएशन पड़ती है आकर के, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। और इस ये वैक्यूम चैम्बर है, ये यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, और यहाँ पर जब हमारे पास इस वाली प्लेट पर जो लाइट है, फोटॉन्स है, पड़ते हैं आके, मान लो एच न्यू फोटॉन्स जो है वो पड़ रहे हैं आके, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सामने वाली प्लेट पर जाकर के टकराते हैं। टकराते क्या है, बेसिकली यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसमें फ्लो करते हैं, तो हमारे पास एक तरह से इसमें करंट फ्लो करने लगती है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है इसमें हमें कुछ एक डेविएशन देखने को मिलता है। ये हमारा सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ये बेसिकली किस तरह से पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कि मान लो हमारे पास जो फोटोन आया उसकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू थी। हमारे पास उसकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू थी। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी भाई। जब तक आप किसी चीज को एनर्जी नहीं दोगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसको कुछ एनर्जी मिली, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। उसको हम फाई से दिखाते हैं जनरली, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। कि सपोज दैट हमारे पास आप घर में छुपे बैठे हुए, होली का टाइम है, और आपके दोस्त जो हैं वो आपको रंग लगाने के लिए आए, और आप घर में जब छुपे हुए बैठे हो तो आपको निकालने के लिए, घर से निकालने के लिए वो करते हैं मेहनत। ठीक है, अब आप क्या करोगे,
आपको ऐसा तो होगा नहीं आप चुपचाप बैठे हुए और आपको सीधा वो कहीं बिना लड़ाई भिड़ाए सीधा निकाल ले जाएंगे घर से बाहर, ऐसा तो होता नहीं है। तो होगा कि आप कहीं बैठे हुए, फिर आप कहीं दीवार पकड़ ली, आपने दरवाजा पकड़ लिया, कोई चीज पकड़ ली, उससे क्या होगा कि उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो उस मेहनत जो आपको घर से निकालने के अतिरिक्त भी उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्या कि आपको किसी चीज से अलग करना पड़ रहा है, आपने कहीं जाके खंभा पकड़ लिया तो उससे अलग करेंगे वो, है ना। तो वो अतिरिक्त मेहनत है घर से निकालने के अलावा। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप होता है अंदर, तो वो ना दूसरी चीजों से टकराता भी, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता भी है। तो जो उसको एनर्जी मिलती है वो वर्क फंक्शन से कम होती है जनरली। वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको इस लेवल से इलेक्ट्रॉन को ऊपर निकालने की एनर्जी, बट उसमें कुछ कोलिजन में भी तो एनर्जी लॉस हो रही है। तो अगर कोलिजन में मान लिया कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसी वजह से वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी अगर आप जोड़ोगे तो इसमें प्लस, देखो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैक्सिमम नहीं है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब सम यहाँ पे कोलिजन वाली एनर्जी होगी, तब हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर आएगा। लेकिन अगर कोई कोलिजन की एनर्जी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू हमारे पास आ जाएगा, सिंपल। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन दैट इज, वर्क फंक्शन को लिखते हैं h न्यू नॉट से, h न्यू नॉट से, या फिर न्यू नॉट क्या होता है हमारे पास, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा नॉट से दिखाते हैं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू c अपॉन न्यू नॉट, सिंपल। इस एक्सप्रेशन को जब यहां पर पुट करते हैं तुम्हारे पास क्या आ जाता है, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सही है। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, सिंपल, कोई दिक्कत है तक। अच्छा, ये हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, अब क्या है, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि सपोज दैट आपने क्या किया, आपने जो लाइट हम डाल रहे थे, जो लाइट डाल रहे थे हम, इस लाइट की आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, आपने क्या किया, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई। तो क्या होगा, जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो वास्तविकता में केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो वहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ना आप थोड़ा सोच रहे होगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को ही क्यों सपोर्ट कर रहा है, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास ये वेव नेचर को सपोर्ट करे। लॉजिक सुनना, बहुत ध्यान सुनना, कि सपोज दैट हमने क्या किया, सपोज दैट हमने लाइट डाली, ठीक, और लाइट डाली, अगर जो लाइट वेव होती, क्या होती, अगर लाइट वेव होती तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते, इलेक्ट्रॉन्स लाइट को अब्सॉर्ब करते, उसके बाद जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती तो वो निकलते, ठीक। बट ऐसा नहीं होता है, लाइट जब एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है तो जैसे ही हमारे पास फोटोन जाके गिरा, तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे ना कोलिजन वाला काम हो रहा है, कि जैसे फोटोन एक पार्टिकल है, जब पार्टिकल जाके गिरेगा तो फट से हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ये ताक्षणिक होता है, ये इंस्टेंटेनियस होता है, जैसे ही हमारे पास फोटोन गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। और अगर हमारे पास फोटोन एक पार्टिकल ना होता तो इलेक्ट्रॉन समय लेता एनर्जी कैप्चर करने में, तब वो निकल पाता। तो यहां से हमारे पास पार्टिकल नेचर सत्यापित हो रहा है कि जो फोटोन है जब गिरता है तो स्ट्राइक करता है और वो तुरंत गिर जाता है। जैसे आप उसमें कैरम बोर्ड जब खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे अपने स्ट्राइकर को स्ट्राइक किया, जैसे गोटी में टकराया, तुरंत वो भाग जाती है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे पास कोलिजन जैसे ही, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में रखा है, तुरंत उसको एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पर उसको वेट नहीं करना पड़ता कि लाइट हमारे ऊपर गिर रही है, पहले धूप सेक लेते हैं इसके बाद निकलते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिंपली एज अ पार्टिकल काम होता है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सिंपल। ये दो रिजल्ट्स हो गए हमारे पास, ये कुछ एक्सप्रेशन हो गए। अब क्या है, सपोज हमने क्या किया कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना वोल्टेज, या बोल सकते हैं कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। आप क्या करो, आप यहां से गैल्वेनोमीटर हटाओ और यहां पे एक बैटरी लगा दो उल्टी, ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहां पर निगेटिव है, तो इस टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, अर्थात यहां पर निगेटिव आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको रिपल, इस वाले जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ धीमे हो जाएंगे। एक टाइम वो आएगा, सपोज हम इसको चेंज करा रहे हैं, सपोज हम इस वोल्टेज को चेंज करा रहे हैं, एक टाइम वो आएगा जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, अर्थात इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रुक जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे उस टाइम पर ये जो बैटरी है उसका पोटेंशियल नोट कर लो, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। ठीक, इसको हम Vs या V0 से दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो इधर की तरफ है उसके बराबर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन था इस जगह पर, ठीक, इसके पास इधर की तरफ एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, है ना, ठीक। और बहुत ध्यान से सोचो कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, या वर्क इज, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। V क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो W क्या आ जाता है, V इंटू क्यू। तो एनर्जी क्या हो गई, E इंटू वी, है ना, क्यू की जगह क्या कर दिया हमने E। तो हमारे पास इधर की तरफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू वी, सॉरी E इंटू वी। अर्थात जब ये E इंटू वी हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तब ये जो पार्टिकल है वो रुक जाएगा। अर्थात हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या बात समझ आती है, अर्थात यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह आप Vs भी निकाल सकते हो। सपोज दैट इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमारे पास एक फोटोन है जिसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी है और इसका वर्क फंक्शन जो है वो आपको दिया गया है, इतनी चीजें आपको दी गई, बताओ क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर EVS रखना है, यहाँ पर न्यू रखना है, H न्यू नॉट रखना है, खेला खत्म। क्या बात समझ आ रही है, पक्का 100%। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई दिक्कत। अब सपोज इसका ग्राफ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ग्राफ पूछ लिया जाए। इस तरह से आपको दिया गया है, किसका ग्राफ, किसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा है। तो बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास जब तक थ्रेशोल्ड, ये यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख ली, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जब तक कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर इतनी सी भी लाइट दे दी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। तो अर्थात हमारे पास अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल, ये ग्राफ हमारे पास बन जाता है। क्या यहाँ तक की चर्चा क्लियर है, पक्का। ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हो, अपने चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, इसको उतारो। तो आई होप यहाँ तक की चर्चा क्लियर हो गई। अगला जो इसमें फिनोमिना जो कि पार्टिकल नेचर को बहुत ज्यादा सत्यापित करता है वो होता है कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। देखो ध्यान से, क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट। है ना, तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास सिंपल एक यहाँ पे कोई भी एटम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से रखे हुए, ठीक। तो हमने सिंपल एक इलेक्ट्रॉन उसका कंसीडर किया, हमने किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और हमने यहाँ पे एक फोटोन स्ट्राइक किया, हमने क्या किया, एक फोटोन स्ट्राइक किया। तो वास्तविकता में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग किस तरह से होती है, जो फोटोन होता है वो किसी डायरेक्शन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी हमारे पास कहीं दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, इस तरह से। सिंपल, इसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। मतलब हमारे पास फोटोन जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन में, और मोमेंटम ट्रांसफर तभी हो सकता है जबकि दो पार्टिकल्स हो, ना कि वेव में। मोमेंटम ट्रांसफर किसमें होता है, वेव, सॉरी पार्टिकल में। तो इसका मतलब है कि ये फिनोमिना अगर आपको देखने को मिल रहा है, अर्थात जो हमारे पास फोटोन है दैट इज अ पार्टिकल, तो ये भी पार्टिकल नेचर को सत्यापित करता है। इसके प्रूफ पेपर नहीं जाएंगे, बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिखने का प्रयास करेंगे। मान लिया कि हमारे पास जो फोटोन है उससे वो स्कैटर हो गया मान लो किसी फाई एंगल पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो गया किसी थीटा एंगल पे, ठीक। तो इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी न्यू, और इसको मान लिया न्यू डैश। सिंपल, या इसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा मान ली और इसकी वेवलेंथ मान ली लैम्डा डैश, ठीक। अच्छा, तो बहुत ध्यान से देखो कि हमारे पास जो चेंज इन लैम्डा आएगा, जिसको हम डेल्टा लैम्डा या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बोल सकते हैं, जो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ है, कितना चेंज होगा वेवलेंथ में, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। ये इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसका ये प्रूफ आता है। अभी हमारा प्रूफ करने का समय नहीं, आप सिंपल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्या है कि अगर हमारे पास जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा थी, जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश थी, और लैम्डा सी क्या है, लैम्डा सी हमारे पास, लैम्डा सी की वैल्यू होती है h बाई एम इंटू सी। h बाई एम इंटू सी, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल, ये हमारे पास है लैम्डा सी की वैल्यू। फाई आपको पता होगा किस एंगल पे स्कैटर हो रहा है, ठीक है। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है सत्यापित करता है हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सत्यापित करता है और बताता है कि हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास कितना आया। यहाँ से आप चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात।
लैम्डा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चेंज कर तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी दे देगा। तो ये सारे जो भी फिनोमिना हम देख रहे हैं ये हमारे पास पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जब हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास अब अगली चर्चा जो आती है वो आती है क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन और उसमें जो भी फिनोमिना होते हैं, क्या क्या चीजें क्वांटम मैकेनिक्स को गवर्न करती हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे 2-3 क्लास में आगे आगे शुरुआत करते जाएंगे। बट आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत कर दे रहा हूँ। किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये सारे फिनोमिना जो थे वो क्वांटम मैकेनिक्स को सत्यापित कर रहे थे। अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि वास्तविकता में क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले देखा कि लाइट जो है अभी तक जो भी हमारे पास देख रहे तो उसके पास पार्टिकल नेचर है। लाइट जो है पार्टिकल नेचर और डुअल नेचर बेसिकली। देखो लाइट अभी तक हमने कई फिनोमिना ऐसे पढ़े जहां पे लाइट हमारा पार्टिकल नेचर शो कर वेव नेचर शो कर रहा था। हमने कई फिनोमिना ऐसे भी देख लिए जहां पे लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। तो वास्तविकता में लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। जिसको डुअल नेचर का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, डुअल नेचर जो है वो हमारे पास सिंपल आता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p से, है ना। ये आपने एक्सप्रेशन देखा होगा, नहीं देखा है तो अब देख लो। लैम्डा क्या हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट और p क्या है मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो यहां पर वेव नेचर जो कि लैम्डा में समाहित है और पार्टिकल नेचर जो कि मोमेंटम में समाहित है, क्योंकि मोमेंटम किसी पार्टिकल का ही हो सकता है और वेवलेंथ किसी वेव की हो सकती है। तो इस एक्सप्रेशन में डुअल नेचर है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p में h क्या हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, p क्या हमारे पास मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये एक्सप्रेशन जो है बताता है कि हमारे पास जो लाइट है दैट हैज द डुअल नेचर, हमारे पास उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अर्थात अगर हमारे पास लाइट में पार्टिकल नेचर है तो उस पार्टिकल का हम लोग एनालाइजेशन किस तरह से करेंगे। हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है जो कि हाई स्पीड में चल रहा है, या मान लो हमारे पास बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो एज अ फोटोन, मतलब एज अ फोटोन नहीं बट बहुत छोटा पार्टिकल है, तो वहां पर जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है वो तो काम करेंगे नहीं, पार्टिकल नेचर ही काम करेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट काम करेगा। वहां पर सारी चीजें जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से गवर्न होंगी। तो उस पार्टिकल की जो स्टडी है उसको हम लोग करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग फोटोन है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसी तरह से कई जो भी जितने भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होंगे सबकी स्टडी कहां करेंगे हम, क्वांटम मैकेनिक्स में। अब उस पार्टिकल की स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन की, पार्टिकल है क्या, किस तरह से का दिखता है, क्या उसका मोमेंटम है, क्या एनर्जी है, क्या क्या चीजें उसमें समाहित हैं, ये सारी चीजें हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। उस चीज को जानने का हमारे पास सिंपल फंडा होता है वेव फंक्शन। क्या होता है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन जो है एक इस टाइप का फंक्शन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के बारे में या जो भी हमारे पास पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन उस वेव फंक्शन के अंदर होती है। ठीक है, वेव फंक्शन जो है कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल, है ना। ये जो है हमारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है पार्टिकल के बारे में, क्या क्या चीज है वो सब इसके अंदर होती है। हम लोग सारी चीजें इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस वेव फंक्शन को दिखाते हैं हम साई से। ये त्रिशूल जैसा सिंबल होता है, इससे हम लोग वेव फंक्शन को दिखाते हैं साई। और ये आपका जनरली पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। पोजीशन XYZ आ गया यहाँ पर और समय हो गया T। तो समय और पोजीशन पर डिपेंड करता है हमारे पास वेव फंक्शन। तो जनरली जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन से। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समय की तरफ इन्वॉल्व होंगे और पोजीशन में भी सिर्फ 1D से शुरुआत करेंगे, मतलब हम लोग सिंपल साई एक्स से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? साई एक्स से। और साई एक्स क्या है? जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का इन द ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, सिंपल। ठीक, अब साई क्या है? साई की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, साई के बारे में कुछ बातें होती हैं जो हमें जाननी जरूरी है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं कि साई हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो साई इज अ फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है, साइन कॉस टाइम जो भी है, साइन एक फंक्शन होगा। ठीक, चाहे वो एक्सपोनेंशियल में लिखे, चाहे वो इमेजिनरी फंक्शन में लिखे, कैसे भी हो सकता है, तो हमारे पास साई एक फंक्शन होगा। और ये जो फंक्शन है उसके बारे उसकी खासियत क्या है कि दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैं बताऊंगी चाहिए कि साई शुड बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, इट शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, इट शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इट शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसका ये नहीं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्स के लिए साई की 2 वैल्यूज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। साई की सिर्फ एक एक्स के लिए साई की सिर्फ एक वैल्यू होगी। तो इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। ये सारी पॉइंट आपके पास लिखे होने चाहिए। इट शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, और इसकी खासियत होती है कि हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। ये क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल।
अर्थात अगर हम साई एक्स इसका स्क्वायर करें, यानी इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का स्क्वायर करें, तो मॉड साई स्क्वायर हो जाएगा। मॉड साई का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इमेजिनरी भी हो सकता है, इससे हमने साई स्क्वायर कर दिया मॉड का, ठीक है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर ऑल द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये स्क्वायर इंटीग्रल मतलब ये कांस्टेंट को हमारे पास देगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक। अगर हम मॉड साई स्क्वायर डीएक्स कर रहे हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल, सिंपल। तो ये साई की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब साई के बारे में हम लोग बहुत सारा जो है वो सीखने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे आने वाली क्लास में। 2 से 3 क्लास अभी क्वांटम मैकेनिक्स पे लगातार होती रहेंगी, ठीक है। कम से कम 2 से 3 क्लास में और लूंगा इस पे। ये आज पहली क्लास है तो मैं छोटा सा रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें आपको समझ सके कि किस तरह से इस क्रैश कोर्स में चलने वाली है। अभी ये सिर्फ आपकी शायद आधे घंटे आसपास की क्लास होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहां मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस क्रैश कोर्स में चीजें चलेंगी किस तरह से, किस वे में चलेंगी। मैं छोड़ने का प्रयास कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। मेरा प्रयास आप देख रहे हो कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक से लेके चल रहा हूं और काफी आगे तक जाने का प्रयास है, मतलब जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। क्या बात क्लियर है? और अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हो, शायद पहली क्लास है तो आपको YouTube पर मिल गई होगी, ठीक है। तो आप जाकर के फुल कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, लिंक आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है किस तरह से क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।